अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों के पास आज दूसरा रोज़ा है, ठंडा-ठंडा है, मीठा-मीठा है, जिससे भी पकसान बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि लाहौर में भी मरी वाली फ़ीलिंग आ रही है और दिन बड़ा अच्छा है। ठंडी-ठंडी हवाएँ हैं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो रमज़ान शरीफ जो है अल्लाह पाक खैर खैरियत से आप लोगों का वैसे ही गुज़ारे। लेकिन एक दोस्त से बात हो रही कर रहा था, सोच के भी डर लगता है कि अगो 8 महीने फिर गर्मी तो लगने ने। मैंने कहा यार जो पड़ा हुआ प्लेट में वो एन्जॉय करे। जो होगा वो देखा जाएगा, हर साल होता है कौन-सी नई गर्मी होनी है। बट एनी हाउ आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। गुज़ारिश आप लोगों से है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो भी ज़रूर किया करें। वफाकी काबीना में तौसीह किया जाने के बाद अब मज़ीद अहम फैसले होने हैं और वो फैसले करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद कई वज़ारतें छोड़ देंगे, जबकि हल्फ़ उठाने वाले नए वज़रा और वज़ाए मुमलकत को अभी तक वज़ारतें नहीं दी गई। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब 18 वज़ारतों के साथ या 18 वज़ीरों के साथ काम कर रहे थे, तो जो वज़ारतें हैं वो तो एक बड़ी तादाद में हैं, जो महकमे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये जो 18 लोग थे, इनके पास या तो मतलब कलमदान ज़्यादा थे और वज़ीर-ए-आज़म के पास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कलमदान थे। वो खुद बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे और यही वजह थी कि 1 साल के अंदर-अंदर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। 1 साल के अंदर-अंदर ये जो आपका मुआशी पहिया चलना बेहतर हुआ है, उसकी एक वजह ये भी थी। लेकिन अब जो 18 वज़रा के पास कलमदान हैं और 1 से ज़्यादा कलमदान वज़रा जो वज़रा हैं, उनसे कलमदान वापस लिए जाएँगे। मतलब कुछ वज़ीर ऐसे थे जिनके पास 2-2 वज़ारतें थी और वो 2-2 वज़ारतें चला रहे थे। तो है उन ज़ाहिर है उन पर बोझ भी ज़्यादा होता है। आप देखें कि एक वज़ारत चलाना और फिर 2 वज़ारतें चलाना, उन्हीं उसी 24 घंटे में एक दफ़्तर और फिर दूसरे दफ़्तर, फिर एक ब्रीफिंग, फिर दूसरी ब्रीफिंग, तो बहुत ज़्यादा हेडेक और बहुत ज़्यादा काम है। तो अब उन वज़ीरों से दूसरा जो कलमदान है, वो वापस लिए जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौजूदा वज़राए-आज़म के कलमदानों में से रद्दल-बदल किया जा सकता है और वफ़ाकी वज़रात से महरूम वज़ारतें भी नए वज़रा को देने की तजवीज़ है। ताहम कलमदानों से मुतल्लक फैसला वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे और इसके बाद काबीना डिवीज़न नोटिफ़िकेशन जारी करेगी। डेफ़िनेट इस बात का फैसला तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ही करेंगे कि किसको कौन-सी वज़ारत देनी है और किसको वज़ीर लेना है। ये फैसला तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ही है। वही फैसले कर रहे हैं, किस-किस को कौन-सी वज़ारत देनी है, किसको वज़ारत देनी है और किसको अभी कहना है कि अभी आप उसी पुराने वाली तनख़्वाह पर काम करें। जिस जगह पे आप लगे हुए हैं वो करें और फिर जब टाइम आएगा तो फिर आपको भी वज़ारत दी जाएगी। ये फैसले सारे के सारे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ही कर रहे हैं और उन्हीं की ज़ेर निगरानी फैसले हो रहे हैं। काबीना में तौसीह के बाद नए वज़रा के कलमदानों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ। तमाम 39 वफ़ाकी वज़ारतों और डिवीज़न में इस वक़्त 18 वफ़ाकी वज़रा के पास कलमदान है। कई अहम वज़ारतों और डिवीज़नों को इंसाफ़ी कलमदानों के ज़रिए चलाया जा रहा था। इंसाफ़ी से मतलब यही मैंने जो भी आपको बताया कि 2-2 3-3 जो वज़ारतों का बोझ था वो एक-एक वज़ीर था और ये उनको जो है उनसे लेकर जो अभी जो नए वज़रा आए हैं, जो नए लोगों ने हलफ़ उठा लिया है, उनके पास कलमदान नहीं है लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उनको गाड़ी और झंडा मिल गया है या वो भी अभी मिलना है जब वज़ारत मेरे ख़्याल में या तो फिर तब मिलेगा जब उनको वज़ारत मिलेगी। क्योंकि दफ़्तर होगा तो गाड़ी और झंडा होगा और ऐन मुमकिन है कि उनको प्रोटोकॉल मिल गया हो, लेकिन अभी तक उनको वज़ारत नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने कई वज़ारतें और डिवीज़न जो रखे हुए थे वो बेशतर अब छोड़ देंगे और ज़राए के मुताबिक बहुत सारी जो वज़ारतें हैं, उनके ऊपर नाम चल रहा है। जैसे हनीफ अब्बासी का नाम चल रहा है कि उनको रेलवे की वज़ारत दी जा सकती है। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको सेहत की वज़ारत दी जा सकती है। इस तरह और बहुत सारे दूसरे वज़रा हैं। या तो उनको ये वज़ारतें दी जा रही हैं या फिर वो अपने हक़ में लॉबिंग करवा रहे हैं कि हमें ये वज़ारतें दी जा रही हैं। लेकिन ख़ैर अब मुझे लगता ये है कि जब ये डिवाइड हो जाएगा, ये थोड़ी-सी जो है एक बंदे 3-3 जो बंदा काम कर रहा है उसको एक-एक ही काम करना पड़ेगा, तो उससे भी आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। वैसे ज़ाती हैसियत से मेरे ख़्याल में कारकर्दगी अब भी बहुत अच्छी है। आर्मी चीफ़ ने तहलका मचाया है। इस तहलके की वजह से इंतशारियों को वक़्त पड़ा हुआ है। आर्मी चीफ़ ने कहा है कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कुछ महसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत दहशतगर्दी पर हाथ डालती है, तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज़ देती है। अब ये जो लाइन है ना कि जब भी दहशतगर्दी पर जो रियासत अपना हाथ डालना चाहती है, तो ये जो झूठे बयानिए वाले हैं ना, इनकी चीखें निकलती हैं। अब देखें किन की चीखें निकलती हैं। दहशतगर्दों की तरफ जब भी रुख किया जाता है, दहशतगर्द को जब भी पकड़ने के लिए रियासत ज़रा थोड़ा-सा अपना हाथ डालती है, तो इनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं।
बेहद इस बयान को अगर गहराई से देखा जाए तो बहुत कुछ है। आर्मी चीफ बता रहे हैं कि दहशतगर्दों को कुछ बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई दहशतगर्द वाक़या होता है, इस पर वेवेला पीटीआई का सोशल मीडिया करता है, रियासत और फ़ौज मुखालफ बयानिया होता है। कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दों वाली साइड पर तो पीटीआई का जो पूरे का पूरा सोशल मीडिया वो खड़ा हो जाता है और इनके जो लीडरान हैं, जो आपकी रीच से बाहर हैं या जो बैरूने मुल्क बैठे हैं, वो सारे के सारे दहशतगर्दों के साथ खड़े हो जाते हैं। रियासत के मुखालफ, हुकूमत के मुखालफ, आर्मी के मुखालफ और बहुत सारी जगहों पर तो वो आर्मी चीफ के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। देखें, इससे पहले भी जो है वो तनकीद होती रही है, मुशर्रफ पर तनकीद होती रही है, ज़िया उल हक दौर पर तो जो तनकीद करते थे उनके साथ जो होता था वो आज तक वाक़ये सामने है। लेकिन ये जो पीटीआई जिस किस्म का रवैया इख्तियार करती है, पीटीआई जिस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करती है, वो ज़रा थोड़ा-सा एक अलग ही किस्म की टोन है, एक अलग ही किस्म का उन्होंने मतलब ये रखा हुआ है, जो कि काफ़ी तकलीफ वाला मामला है। लेकिन खैर, पीटीआई है तो बस पीटीआई है, फिर इसका अब क्या कहा जा सकता है या इनको या क्या इनके बारे में कहा जाता है। बहरहाल, दहशतगर्दों को मजबूत कर रहे होते हैं, जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं, अपनी ही फौज को कमजोर करते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जहां सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, वहां गैर कानूनी पैसा बनाने वाले स्मगलिंग माफिया का राज है। ये तो अब मेरे ख्याल में सारी दुनिया जानती है कि ये दो जो हमारे प्यारे सूबे हैं, अब दोनों का नाम क्या लेना है, आप लोगों को पता ही है। वहां पर राज तो माफिया इसी तरह की है जो स्मगलिंग वाले हैं, क्योंकि वो पूरे का पूरा पट्टी जो है चलती स्मगलिंग पे है। बल्कि पूरे पूरे सूबे जो है वो स्मगलिंग पे चलते हैं। कुछ जगह तो ऐसी हैं, कुछ इलाके तो ऐसे हैं, सूबा ऐसा है जहाँ पर ईरान के साथ जो बॉर्डर मिलते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलते हैं, उनका जीना, मरना, उठना, बैठना, खाना-पीना है ही स्मगलिंग। अगर स्मगलिंग खत्म हो जाए तो वो समझे कि उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं। अच्छा, दहशतगर्द जो है वो बिल्कुल ठीक है, माफिया दहशतगर्दों को माली सपोर्ट फराहम करता है, साथ ही वो माफिया वहाँ की सियासी कुत्तों को भी पैसा देता है, जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत करता है। क्योंकि दहशतगर्द जो होते हैं वो उनके लिए उनके हक के उनके लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो दहशतगर्दों को भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है स्मगलरों का और दहशतगर्दों का चोली दामन का साथ है, ये आपस में एक ही सिक्के के दो रूह होते हैं। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके फ्रंटमैन सियासी जमातों में, खास तौर पीटीआई में तो बाहर इसमें तो कोई शक नहीं है। पीटीआई में तो पूरे का पूरा जो सूबा है वो उसके पीछे जो है पैसा जो है, या तो फिर वो दहशतगर्दों का है या फिर उसके पीछे पैसा जो है वो स्मगलरों का है, और आगे फ्रंटमैन रखे हुए हैं। वो फिर जो फ्रंटमैन है वो अपने जो इन्वेस्टर हैं उनकी बल्ले-बल्ले करवाते हैं, और उनके जो मफादात होते हैं उनका वो तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, क्योंकि जब आप उनके पैसों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पैसों से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप उनको शेल्टर तो देंगे। तो ये वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यही लोग हैं फिर जब दहशतगर्दों पर हाथ डाला जाता है, तो फिर वो चाहे असेंबली, अब देखें असेंबली में कैसी-कैसी तकरीरें होती हैं, फौज के खिलाफ तकरीरें हो रही होती हैं, स्मगलरों के हक में हो रही होती हैं, और दूसरा दहशतगर्दों के हक में हो रही होती है कि दहशतगर्दों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अब वो यहाँ पे ना रहे तो कहाँ जाएँ? खैर, अच्छा जी, पीटीआई ने जो नौजवानों को, नस्ल को तबाह करने का सिलसिला शुरू किया था ना, वो अब भी अपने उस जिसे कहते हैं ना कि उस पर अभी भी उनका काम जारी है। वो अभी भी इससे थके नहीं है, या अभी भी उन्होंने बस नहीं की, बल्कि वो अभी तक भी नौजवानों को वरगलाने में मशगूल हैं। पीटीआई ने जो नुकसान किया है, उन्हें झूठ की लत लगी है। इस लत में वो अपने मुल्क और मुस्तकबिल कभी नहीं देखते, क्योंकि उनको जो ये लत है ना, ये जो व्यूअरशिप वाली है और बल्ले-बल्ले होने वाली है कि आप फलाँ जगह पे देखे गए थे, आप उस जगह पे खड़े थे, हमने आपको वहाँ पर देखा है, और अच्छा आप वो बच्ची हो जो फलाँ प्रोग्राम में आपने तो बड़ा सख्त सवाल किया, आपने तो मरियम नवाज़ को या नवाज़ शरीफ को या फलाँ को या आर्मी चीफ को मतलब उड़ा के रख दिया। तो ये वाले जो फ़िक्रे होते हैं, जिसको ये लत पड़ जाए, फिर वो जल्दी से घर बैठने वाले नहीं हैं। मंसूर अली खान साहब के शो में कौसर काज़मी के साथ एक लड़की ने मुकालमा किया था, बल्कि एक स्क्रिप्ट था जो उसने पढ़ा था, पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज़ की तनकीद की थी। इसका स्क्रिप्ट तब पकड़ा गया जब इस लड़की ने एक और वीडियो बनाकर दावा किया गया कि उसको धमकियां दी जा रही हैं। अच्छा, जब ये उसका दावा आया, तो मैं भी परेशान था कि इस बच्ची को कौन धमकी देगा, और इस बच्ची ने ऐसी कोई बात तो की नहीं है। इस बच्ची का एक अपना मौकफ है, उसने पेश किया है कि जी हमें मरियम नवाज पसंद नहीं है, जब वो आती हैं तो हम जो है वो चैनल तब्दील करते हैं। तो इस बात पर कौन धमकी देगा, और फिर खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून धमकी देगी। मुस्लिम लीग नून अपनों को नहीं संभाल रही, तो इस एक बच्ची को उन्होंने फोन किससे धमकियां दिलानी है? मुस्लिम लीग नून के अपने लोग जो हैं, उसके लिए जो अपने काम करने वाले हैं, उसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे मारे खा रहे हैं, उनको संभालने का वक्त नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास। उनको कभी मुड़ के मुंह लगाया तो तनकीद करने वाली इस बच्ची को कुछ धमकियां लगाएगा, ये वैसे कमाल ही था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बच्ची वीडियो बना रही थी, तो उसको एक आदत पड़ चुकी थी, लत पड़ चुकी थी, उसकी बल्ले बल्ले हो रही थी, तो उसने आकर उसमें ऐड किया, उसने आकर कहा कि मैं भी अब ये कैमरा सामने रख लूं और मैं भी इमरान खान की फॉलोअर बनकर
اور मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बल्ले बल्ले समेटूं। खैर इसने पंजाब हुकूमत ने धमकी दी है और मुख्तलिफ किस्म के दावे किए जा रहे थे। इस पर जब तहकीक हुई, चेक किया गया तो पता चला कि लड़की को इसके रिश्तेदारों ने वैसे ही कह दिया था कि एहतियात करो। मसूफा ने, अच्छा उसने कहा जी मेरी जो खाला है ना, उसने मुझे कहा है कि जो है तुम वीडियो जो है ना वो ज्यादा वायरल ना करो। और खाला ने कहा जी मुझे किसी और ने कहा है। अब कहा किसने है ये किसको नहीं पता। लड़की को खाला ने कहा है और खाला को किसने कहा है ये ना खाला को पता है ना लड़की को पता है कि अपनी वीडियो ज्यादा वायरल ना करो, एहतियात करो, जमाना ऐसा है। अब इसको वो बच्ची जो है वो कह रही है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। मतलब अंदाजा करें कि खुद अपने रिश्तेदारों में वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि ना पुत्र तू पढ़नी पी हाली थोड़ा जा हाथ थोड़ा रख, पुत्र तू पढ़ना है हाली, तू कॉलेज जाएगी, तेरी मतलब अजीब जी पहचान बन जाएगी, तो तेरी मेहरबानी तू उत्थे सवाल कर लिया, तू प्रोग्राम में आ गई है, लेकिन हुण थोड़ा जा हाथ हौला रख। और वो बच्ची इसको धमकियां बता रही है। अंदाजा करें कितने झूठे और मकार हैं। यही नहीं, कौसर कादरी ने इंकशाफ किया कि आलिया हमजा जो इनके साथ पैनल में थी, इसको वो लड़की आंटी कह रही थी। इस पर भी पता चला कि वो लड़की आलिया हमजा को जानती है और इस लड़की को आलिया हमजा लेकर आई थी और इसकी प्लान करता थी। ये भी एक थ्योरी है वो जो चल रही है कि आलिया हमजा जो है वो उस हो सकता है उसके हमले उसके हल्के की हो या उसका कुछ ऐसा चक्कर हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खैर ये होना नहीं चाहिए। ये नौजवान नस्ल को आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। इस पर अपनी राय का इजहार जरूर दें। और दूसरा, आर्मी चीफ ने जो कहा है कि दहशत गर्दों की सपोर्ट करते हैं और जब इन पर हाथ डाला जाता है तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो आजकल में जो महकमों का ऐलान करने वाले हैं, वज़रा को देने वाले हैं, आपके ख़्याल में किस वज़ीर को कौन-सा महकमा मिलना चाहिए? इस पर अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।